लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं जो कि होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आता है हमारा गोल्जी apparatus, फिर आता है हमारा लाइसोसोम और उसके बाद वैक्यूल। उस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लाइसोसोम और वैक्यूल जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और हम पढ़ेंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में और राइबोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है वो कहाँ पर जाके मॉडिफाई होता है हमारे गोल्जी apparatus में। लेकिन ये जो प्रोटीन मतलब यहाँ पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे राइबोसोम्स है। जो mRNA होता है वो राइबोसोम्स में ऐसे जाके अटैच हो जाता है क्योंकि mRNA के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से टाइप की प्रोटीन बनानी है। तो जो mRNA का स्ट्रक्चर राइबोसोम में ऐसे जाके अटैच हो जाता है तो राइबोसोम और mRNA के स्ट्रक्चर को एक साथ कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। मतलब एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना के कहाँ भेज देती है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉडिफाई होने के लिए कहाँ चला जा रहा था हमारा प्रोटीन जो है हमारे गोल्जी apparatus में। तो होता क्या है कि जैसे अब mRNA है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है mRNA और राइबोसोम ये तो ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन बनाती है। ठीक है, अमीनो एसिड्स की चेन किसने बना दी हमारे पॉलीराइबोसोम में। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये mRNA और राइबोसोम की बात हो रही है और इससे जो प्रोटीन ऐसे निकली होगी ना वो ऐसे चेन जैसी निकली होगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे अमीनो एसिड का। ठीक है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये। अब ये अमीनो एसिड्स कहाँ पे चली गई हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसे ये प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये राइबोसोम ने कैसा प्रोटीन बनाया, ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन बना दी। इस चेन को स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर मॉडिफाई होने के लिए कहाँ जाता है, गोल्जी apparatus में। गोल्जी apparatus के साथ कैसे मॉडिफाई होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या और भी दूसरे स्ट्रक्चर्स ये बनाता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मॉडिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनी जा रही है और स्ट्रक्चर मिला जा रहा है, तो को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। गोल्जी apparatus में कैसा होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, अब इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दो या ये जो लिपिड आई थी इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दो, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हम इसे बोलते हैं। तो ये वाला पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है प्रोटीन का, हमारे गोल्जी apparatus में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवीजन हो गया। लाइसोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम्स कहाँ से निकले थे, हमारे गोल्जी apparatus से। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, जैसे एंजाइम्स है, एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स कहाँ से मॉडिफाई होकर निकली है, गोल्जी apparatus से। कैसे स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि इसीलिए जब वो वैक्यूल से अटैच हो जाते हैं तो वैक्यूल से खाना चला जाता है लाइसोजाइम के अंदर और वो एंजाइम्स एक्टिवेट होकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, लिपिड के लिए लाइपेज, कार्ब्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन प्रोटीएस, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस। ठीक है, मोर देन 50 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर। जैसे हम बोलते हैं लिपिड, लाइपेज, तो ऐसा नहीं है कि लाइपेज कोई एक एंजाइम है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बोल रहे हैं तो ये एक एंजाइम नहीं है, जैसे अमाइलेज हो गया और भी बहुत सारे एंजाइम्स हो जाते हैं, इसे ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। तो मोर देन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमें दिखता है। ये जो एंजाइम्स है ये सारे किस पे वर्क करेंगे, हमारे एसिडिक पीएच के लिए, एसिडिक पीएच पे। तो सेल्स के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट रहना चाहिए, पीएच रहना चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए H+ आयंस सेल के अंदर बार बार पंप होते जाते हैं। पंप होकर ये लाइसोसोम में जाते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं हमारे एंजाइम्स के लिए और लाइसोसोम काम करता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है
जो बैक्टीरिया को किल करता है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है बॉडी का, ठीक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है, इनके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइजोसोम ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब हाँ चारों मेम्ब्रेन जो है हमारे जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है वो सारे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो उन्हीं में से हमारा लाइजोसोम भी है। अब जो लाइजोसोम है उसे सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, जैसे समझ में आ रहा है कि अगर इनमें एंजाइम्स है तो फिर वो मतलब स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन सुसाइडल बैग्स क्यों कह रहे हैं। ये क्या होता है ना, जैसे कभी कभी सेल में म्यूटेशन हो गई या कोई भी हाँ मतलब म्यूटेशन हो गई, तो सेल को ना अपनी डेथ प्लान करनी पड़ती है, उसे प्लान सेल डेथ कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। ये प्लान्ड सेल डेथ है। सेल क्या करता है, इसको डीएनए से इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल उसे इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब हमारा सेल अभी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस आके उस पर अटैक कर रहा है, तो वो सेल्स क्या होंगी ना अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगी। ये सारा एंजाइम से बर्स्ट हो जाएगा। अपना लाइजोसोम है, लाइजोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे ना, लाइसोसोम को बर्स्ट कर देंगे, लाइसोसोम खुद सुसाइड कर लेगा, सुसाइड करेगा और पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे प्लांट सेल डेथ बोलते हैं और एपोप्टोसिस बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है, हमारा लाइसोसोम की वजह से, इसीलिए इसे हम लोग सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। वैसे तो लाइसोसोम में एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे इसका फंक्शन चेंज होता जाता है, मतलब जैसे जैसे इसमें एक्टिविटी होती जाती है, उस बेसिस में हम लोग लाइसोसोम जो है उसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कहाँ से आया था, जैसे ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी आया था, गोल्जी में से मॉडिफाई होकर जो स्ट्रक्चर बना था वो था हमारा लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम था इसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम है तो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, इसके अंदर के एंजाइम्स कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स है, लेकिन जब एंजाइम्स गोल्जी अपैरेटस से लाइसोसोम के फॉर्म में निकलती है ना, वो इनएक्टिव होती है। जैसे अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो ये मारेगा किसके, मतलब ये एंजाइम्स किस चीज के लिए यूज किया जाए, तो जो लाइसोसोम है इसको यूज नहीं कर सकते, ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये न्यूली फॉर्म है। कौन सा, प्राइमरी लाइसोसोम। तो कह दिया गया है कि ये एक टाइप ऑफ मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, ठीक है। ये फॉर्म नहीं है इसका, मतलब अलग अलग फॉर्म नहीं है इसका, अलग अलग फंक्शन जब होता है तो ये अलग अलग चीजें अंदर दिखाता जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। उसके बाद ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें तो इनएक्टिव एंजाइम्स है। अब ये इनएक्टिव एंजाइम जो है, जैसे ये लाइसोसोम है, ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल से अटैच हो जाएगा, फूड वैक्यूल से अटैच होगा। अब यहाँ से फूड से जो वैक्यूल है वहां से खाना आएगा, या फिर सेल्स के दूसरे ऑर्गेनल्स में अगर है, मतलब साइटोप्लाज्म में अगर जो एनर्जी बन रही थी, तो वो सारे ऑर्गेनल्स जो है ये क्या करता है, अटैच कर लेता है मोस्टली, लेकिन वैक्यूल को गिना जाता है। तो ये जो वैक्यूल है ये क्या अटैच हो जाता है, फिर इससे जो चीजें अंदर जाती है इसको बोलते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस या तो पिनोसाइटोसिस। या तो इसके अंदर से पानी जाएगा, या मतलब पानी मतलब H2O की बात नहीं हो रही है, कोई भी लिक्विड फॉर्म का स्ट्रक्चर जो डाइजेस्ट होने के लिए वैक्यूल से, ये हो गया हमारा वैक्यूल। वैक्यूल से जब हमारे लाइसोसोम के पास अंदर चीजें जाएंगी ना, तो अगर वो खाने के फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो हम उसे फैगोसोम बोलेंगे। या अगर इसके अंदर से कोई लिक्विड वाली चीज जा रही है तो हम इसे पिनोसोम बोलेंगे, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे कुछ आ गया है ना, तो अब ये जो लाइसोसोम बनेगा इसके अंदर क्या है, एक और स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, या तो खाना है या तो पानी है, जो कि ये रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये हमारा लाइसोसोम है, जो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस ये जो फूड वैक्यूल मतलब पिनोसोम या तो फैगोसोम, इस दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब खाना आ गया यहाँ पे, तो जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाती है। अब एक्टिवेट हो गई और यहाँ पे इस खाने को डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। थर्ड फॉर्म क्या था इसका, रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी जो है इसमें क्या होता है कि खाना तो डाइजेस्ट हो गया, और उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो बच जाती है सेल के अंदर और वो बाहर चली जाती है, ठीक है। ऑटोफैगोसोम वो चीज होती है, जैसे अभी हमने सुसाइडल बैग्स कहा था, ये खुद के सेल को खुद ही खा लेता है। तो जो लाइसोसोम का काम है, कभी कभी वो ऑटो
फैगोसोम जैसे, या कोई स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है और वो खुद से डिस्टर्ब हो जा रही है ना, इसका मतलब हो रहा है कि लाइसोसोम काम कर रहा है वहां पे। सपोज आपका स्किन है, स्किन के ऊपर ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर कुछ दिन बाद, ये स्किन है, ओके, स्किन है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आया, कुछ दिन बाद आपको जब ये स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ना, मतलब यहाँ के लाइसोसोम ने हेल्प करके ये वाले स्ट्रक्चर को खा लिया है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑटोफैगोसोम। तो ये हो गया हमारे लाइसोसोम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट ऑर्गेनल देख लेते हैं जो कि वैक्यूल है। वैक्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट सेल में ना बहुत बड़ा होता है, मतलब उसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं या तो ट्रू वैक्यूल बोलते हैं। 90% ऑफ द वॉल्यूम जो प्लांट सेल में ऑक्यूपाई कर रहा है वो कौन सा ऑर्गेनल है? वैक्यूल। इतना मेजर ऑर्गेनल है तो इसलिए इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टर्गर प्रेशर को, मतलब अंदर से प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। वरना प्लांट्स को जो, मतलब अगर ये प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, मतलब प्लांट को स्ट्रक्चर देने में भी बहुत बड़ा रोल है हमारे वैक्यूल का, ठीक है। एनिमल सेल्स में ये ऐसे छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में ये मेजर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और इसका मेजर रोल है। मेजर रोल ये है कि ये पानी भी स्टोर करता है, खाना भी स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी स्टोर करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी स्टोर करता है। पानी तो इसका मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है हमारा वैक्यूल। और इसका जो रोल है वो क्या है? पीएच रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे एसिडिक होना है कि बेसिक होना है ना, ये सब मेंटेन करेगा कि अंदर क्या चीज रखी है, तो कैसा बैलेंस रखना है वो देखेगा। डिफेंस मैकेनिज्म में भी हमारा वैक्यूल हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करता है ये? जैसे हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम इसी से अटैच हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या कर रहा है? सब चीजों को मार रहा है। कोई बैक्टीरिया अगर इसके अंदर आ गई, ठीक है, तो ये इसकी हेल्प से अटैच होके हमारा डिफेंस का रोल भी प्ले करता है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन सी? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल को हम स्यूडो वैक्यूल भी बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, नाम से ही पता चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट करता होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है ये? जैसे ये वाला जो वैक्यूल है ये उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि इनके पास आसपास बहुत सारा पानी होता है। अब बहुत सारा पानी होने की वजह से जैसे सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर पानी बहुत सारा भर गया तो सेल बर्स्ट हो सकती है, क्योंकि वैक्यूल कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था? 90%। तो ये ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना कि जैसे ही पानी बहुत सारा भर जाता है ये स्क्वीज हो सकते हैं खुद से, जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। दूसरा हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल वही हो गया है कि जो वैक्यूल है ये लाइसोसोम से अटैच हो जाता है, यहाँ पे फैगोसोम या पिनोसोम जैसा मतलब फंक्शन प्ले करता है और उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, मतलब ये डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस वैक्यूल जो होती है उसे स्यूडो वैक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होना चाहिए? पानी को स्टोर करना। ये क्या स्टोर कर रहा है? पानी या खाने को स्टोर करना। ये क्या स्टोर कर रहा है? एयर भर ले रहा है अपने अंदर। ये किन में देखा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मतलब ये उन बैक्टीरिया में पाया जाता है जिन बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने का मतलब कैपेबिलिटी होती है। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। क्यों होता है? बुओयंसी प्रोवाइड करता है ये। जैसे सुबह के टाइम में इनको अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये इन्फ्लेट होके ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद रात को न्यूट्रिएंट्स गैदर करने लगेंगे तो डिफ्लेट होके नीचे चले जाएंगे। तो ये ऐसे मेंटेन करते हैं। और याद रखना है कि जो वैक्यूल है वो कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो गैस वैक्यूल होती है ना ये मेम्ब्रेनलेस होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि बस ये स्यूडो वैक्यूल है, असल में तो ये वैक्यूल नहीं है, पर क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहा है अंदर और इसलिए इसको वैक्यूल नाम दे दिया, तो ये स्यूडो वैक्यूल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल के बारे में। अब जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है वो देख लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा प्लास्टर जो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमेशा से जानते हैं हम उसको कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी जनरेशन जो है, एटीपी प्रोडक्शन जो होता है उसका मेजर जो हिस्सा होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। साइज इसका कैसा होता है? डायमीटर जो है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ जो है 1 से 1.1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल या तो सॉसेज शेप का, मतलब ये कुछ ऐसे
शेप का होता है। ठीक है, नंबर इसका वेरी करता है, मतलब हर सेल के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उसका जरूरी नहीं है। अगर बहुत सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर ये डिवाइड कर लेगा खुद को और ऐसे बहुत सारे डिवीजन शो करता है। ये ऐसा डिवीजन क्यों शो कर पाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ना ये बाय फिजन डिवाइड करता है। ठीक है, फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है। वो इस वजह से कर पाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। सिक्योर्ड नहीं होता है ऐसे, मतलब ऐसे न्यूक्लियस नहीं होता, बस ऐसे एक डीएनए होता है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था वैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है और डीएनए होने की वजह से ये फ्यूजन यानी डिवीजन शो कर पाता है। ठीक है, नंबर वेरी करता है इसका। सेल के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन अंदर ही अंदर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन के थ्रू, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ सेल और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। इसको स्टेन करते हैं जेनस ग्रीन से। ठीक है, एक स्टेन है जिसका नाम है जेनस ग्रीन, ये वाइटल स्टेन है। वाइटल स्टेन उन स्टेन को बोलते हैं जो, जैसे अब ये लिविंग कंपोनेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग कंपोनेंट है, और जो हमने क्रिस्टिन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के टाइम पे जो स्टेनिंग प्रोसीजर हमने पढ़ा था, उसके लिए जो बैक्टीरिया होती है वो मर जाती है और उसके बाद वो स्टेन करता है क्योंकि उसमें डाई को फिक्स करना होता है। ये कॉन्ट्रास्ट जैसे काम करता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टेन अगर डाल देंगे ना तो इसके अंदर क्या मूवमेंट थी ये दिख सकता है, लेकिन वो सारी जो डाइस थी वो डाई क्या होती है इसके अंदर फिक्स हो जाती है, तो जिसके लिए एनिमल किलिंग या मतलब सेल की डेथ की जरूरत नहीं है ना, उसे वाइटल स्टेन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या यूज किया जाता है, जेनस ग्रीन, ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो कैसी लेयर होती है, कैसी मेम्ब्रेन होती है उसकी, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। मतलब जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की हमने बात की थी, जो बाहर लेयर होगा उसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दोनों लेयर्स होंगे, और जो इनर मेम्ब्रेन होगा उसमें भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दोनों होगा। मतलब टोटल यहाँ पे 4 मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन में ना ऐसे फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये फोल्ड किस लिए होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना एटीपी सिंथेसिस कराना, और एटीपी सिंथेसिस कराने का जो मेजर स्टेप होता है, क्रेब्स साइकिल जो होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। तो ये जो जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स को ना सरफेस एरिया बड़ा चाहिए बेटर एक्ट करने के लिए, इसीलिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वहां पे ऐसे फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन के स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, हमने कहा अभी कि ये डिवीजन शो करता है, मतलब अगर सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड कर जाता है। और ये डिवाइड क्यों कर जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। ये डीएनए किधर पाया गया था, जैसे प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होती है, और उसमें भी जो राइबोसोम होता है, इसमें भी राइबोसोम है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होती है वो 70S टाइप की होती है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया ना 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे कि ये हो गया इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट जितना दिख रहा है ये इसका मैट्रिक्स हो गया, और ये इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। तो ऐसे नहीं लग रहा माइटोकॉन्ड्रिया खुद 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई है। तो ये आउटर कंपार्टमेंट जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बनी है और इनर कंपार्टमेंट जो मैट्रिक्स से बनी है, ये लिखा है आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, इनर मैट्रिक्स से। अब ये क्रिस्टे जो होते हैं, क्रिस्टे के ऊपर ना, जैसे ये सारे मैंने सिर्फ यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये सारे जगह पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं, F0, F0, F1 एलिमेंट्री पार्टिकल मिलेंगे। इसको हम लोग ऑक्सीजोम या पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड मोरान बोलेंगे, क्योंकि फर्नांडिस और मोरान ने इसे डिस्कवर किया था। अब इसका क्या रोल है, जैसे एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ होती है, ये सब जगह नहीं होता है,
ये सिर्फ ये F0 F1 एलिमेंट्री पार्टिकल ये ऑक्सीजोम्स में होता है। ये वाले स्ट्रक्चर को ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन को, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, मैंने कहा था आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है ये खुद बाइलेयर्ड है, ये भी बाइलेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे चैनल्स हमने इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं ना, ऐसे ही ये सिलेक्टिवली, हाईली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यार किसी को अंदर नहीं आने देगा। तो इसका जो इंटर मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके प्रोटीन को अलग नाम दे दिया गया है पोरेंस, ठीक है। इससे आयंस एंड मिनरल्स जो इसको जरूरत है, मतलब जो रेस्पिरेशन के लिए काम आना है, सिर्फ वही अंदर आ सकता है। कहां से? यहाँ पे प्रेजेंट पोरेंस है। पोरेंस और कुछ नहीं है, वही इंटीग्रल प्रोटीन है ये, ठीक है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन में मिलता है। इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टे है, क्रिस्टे में ये F0 F1 ये एलिमेंट्री पार्टिकल, और यहाँ पे है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? जो भी क्रेब्स साइकिल में एंजाइम्स आप देखते हो वो कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्सीजोम जो F0 F1 एलिमेंट्री पार्टिकल था जो क्रिस्टे के ऊपर प्रेजेंट था, इसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। तो जो क्रिस्टे है, इस पे जो F0 ये बेस है, ये स्टॉक है, और ये इसका हेड है। हेड जो है इसमें एंजाइम है एटीपी सिंथेटिक, मतलब एटीपी को सिंथेसिस में हेल्प करने वाला। एडीपी प्लस आईपी इधर रहता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। कहाँ होता है? ये हेड पे होता है, और एटीपी सिंथेटिस एंजाइम होती है। अब ये क्या करता है, जो एटीपी फॉर्मेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ना, वो वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में बनेगा, जैसे एनएडीपी, एफएडीपी और एनएडीपीएच, इनसे जो एटीपी बनेगी वो इनडायरेक्टली बन रही है। मतलब कोई चीज से डायरेक्ट एटीपी अगर बनता है ना, तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये सब हम रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब एनएडीपी स्टोर फॉर्म है, उसके बाद स्टोर फॉर्म है ये, इससे जब जरूरत है तब इससे एटीपी फॉर्म होगा, इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और कुछ कुछ जो एटीपीज है वो डायरेक्टली फॉर्म होती है, उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स था, उसमें क्या क्या है? डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है। कौन सा वाला? 70S वाला राइबोसोम्स। और डीएनए किस टाइप का? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें, किसमें? मैट्रिक्स में। एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम्स होती है वो मैट्रिक्स में मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, जो ये बाहर का मेम्ब्रेन था ना, ये हाईली परमिएबल है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है। ये वाला हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे। अब जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का? एरोबिक रेस्पिरेशन जहां भी होती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है, मतलब ऑक्सीजन की जहां जरूरत होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मिलेगा आपको। नर्व सिग्नलिंग, मतलब नर्व इंपल्स पूरे टाइम हमारे बॉडी में जा रहा है यहाँ वहां, तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा रोल होता है। प्लास्टिड के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिड ऑर्गेनेल किसमें मिलता है? प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि वो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है, सेम स्ट्रक्चर इसमें होता है। किसमें मिलता है ये? हायर प्लांट्स में, डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स। ये तीनों क्या है? प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। मैंने जब बताया था कि जो सेल्स है, जो यूकैरियोटिक सेल है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना 3 टाइप के, ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि ये जो प्रोटिस्ट है ना, कहा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं से इवॉल्व होके प्लांट किंगडम बनी है, ठीक है। और इसमें प्लास्टिड का काम होता है, वो क्या होता है? सिंथेसिस और स्टोरेज का। 3 टाइप की प्लास्टिड होती है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है, और ये तीनों ना इंटरकन्वर्टिबल है, ये कन्वर्ट हो सकते हैं।
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, क्यों? इसमें पिगमेंट एब्सेंट है और क्योंकि रहना भी एब्सेंट है। इसका काम क्या है? स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है ये? फैट को स्टोर करता है, स्टार्च को और प्रोटीन को। फैट को अगर स्टोर करता है तो उसे हम बोलते हैं इनायोप्लास्ट, ठीक है। स्टार्च को स्टोर करता है तो बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलेज क्या है? अमाइलेज एंजाइम है जो कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है, बहुत सारा जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे जब जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च को जब स्टोर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या है? ग्लूकोप्लास्ट है जिसने स्टार्च को स्टोर कर रखा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रखा है। और प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर ना, हम जो सीड के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सीड के ऊपर एक ऐसी लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर होती है जिसको हम लोग एल्यूरोन बोलते हैं। तो उसे याद रखिए, एल्यूरोप्लास्ट है, ठीक है। ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर्ड पिगमेंट है, लेकिन ग्रीन कलर के अलावा इसमें ना कैरोटीनॉइड्स होती है, ठीक है। कौन सी पिगमेंट है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। अदर देन ये कलर शो करता है। तीसरा टाइप का प्लास्टिड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे करता होता है? ग्रीन ग्रास, इसमें पिगमेंट होती है क्लोरोफिल ए और बी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में होता है ये क्लोरोप्लास्ट, और ये किसमें दिखता है? मेसोफिल सेल्स में, जो कि लीव्स में मिलते हैं। नंबर इनका वेरी करता है क्लोरोप्लास्ट का, और शेप भी वेरी करता है। कैसे शेप का होता है? डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, ओवॉइड, रेटिकुलर शेप, रिबन शेप। इस शेप का ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक टाइप का क्या है? प्लास्टिड है। और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें थाइलोकॉइड्स है और इसमें स्ट्रोमा लैमेल है। यहाँ पे ये थाइलोकॉइड है, ये तीनों ऐसे स्टैक कॉइन्स के जैसे ऊपर ऊपर बैठे रहते हैं, ये थाइलोकॉइड और ये स्ट्रोमा लैमेल है। और इसके पास खुद का राइबोसोम है, कौन से टाइप का? 70S। और इसके पास खुद का डीएनए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था। इसीलिए इनके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एक तो इनका खुद का मेम्ब्रेन और अंदर इस ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ स्टार्च। फंक्शंस फोटोसिंथेसिस हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है इनको सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, मतलब ये खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास खुद, मतलब खुद से डिविजन कर सकता है, फिजन शो करता है ये। इसको माना जाता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है, एक नाम लिखा है यहाँ पे, इनको माना जाता है कि ये प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे। और इनको जो यूकैरियोट्स थे ना, उन्होंने इसको अंदर ले लिया, एनगल्फ कर लिया। ऐसा क्यों माना जाता है? कि इनको माना जाता है कि एंडोसिम्बायोटिक थियरी माना जाता है। एंडोसिम्बायोटिक मतलब एंडो, सेल्स के अंदर आके सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है वो फॉलो कर रहा है। कौन? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भी प्रोकैरियोट्स के पास है ना, वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास है। जैसे इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, ये डिवीजन शो करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, और इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। और इसका जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड्स है, जी से सी का रेशियो जो है, G/C रेशियो, और ए से टी का रेशियो, ये कम है और ये ज्यादा है। ऐसे ही प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। इसीलिए माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पहले प्रोकैरियोट्स थे जो एंगल्फ कर लिए गए बाय द यूकैरियोट्स, क्यों? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करने के लिए, ठीक है। सेल्फ ऑटोनोमस मतलब खुद का प्रोटीन बना सकते हैं क्योंकि राइबोसोम है, डुप्लीकेटिंग फिजन कर सकते हैं क्योंकि खुद का डीएनए है। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में नहीं, बस इसका फंक्शन देख लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। ये वाले जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ये वाले जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ये वाले यूकैरियोट्स में और कहाँ मिलते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे प्लास्टिड में भी ये मिलते हैं। इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 30S, और बड़ा यूनिट जो होता है 50S। इसका जो स्मॉलर यूनिट है वो 40S और इसका 68। ये एडअप नहीं करना है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये स्विटबर्ग यूनिट है। ये इनडायरेक्टली मेजर करता है कि राइबोसोम्स का साइज और डेंसिटी क्या है। जो स्मॉलर यूनिट होता है ये किससे किससे बने होते हैं? राइबोसोम्स बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन से। कौन से आरआरएनए से बना होता है? ये जो 70S का राइबोसोम है, इसका जो छोटा वाला यूनिट है जो 30S है वो 16S आरआरएनए से बना है।
और ये 23S rRNA और 5S rRNA से बना है। लार्जर यूनिट जो है, ये वाला लार्जर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये इसका स्मॉलर, ये इसका लार्जर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट यूकैरियोट्स में किससे बना है? 80S से। लार्जर यूनिट 28S, 5.8S और 5S, 5S दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो नॉन सेल राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम्स होते कहाँ हैं? ये जो सेल है, सेल के अंदर पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा होता है हमारा राइबोसोम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा होता है ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगता ही रफ क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और एक होता है राइबोसोम जो पूरे साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ होता है। तो जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है वो नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन फॉर्म करते हैं, और जो सिक्रेटरी प्रोटीन है वो इस पे बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इंसुलिन इन्फॉर्मेशन ज्यादा किसके लिए जरूरत है? जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन है, जैसे अगर इंसुलिन है, इंसुलिन हो गई हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में है जो, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है ये कौन बनाता है? हमारा सिक्रेटरी प्रोटीन। सिक्रेटरी प्रोटीन कौन से वाले होते हैं? जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा और ये जो प्रोटीन बना रहा है ना, ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाता है। और ये वाले जो होते हैं ये स्ट्रक्चर के काम आता है, स्ट्रक्चर देने के लिए। जैसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स की हमने बात की थी या पेरिफेरल प्रोटीन्स की हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, तो ये वाले प्रोटीन्स को, मतलब ये किसी चीज को स्ट्रक्चर दे रहा है ना, सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये वाला प्रोटीन कौन बनाता है? साइटोप्लाज्म। और जो इंसुलिन वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, मतलब फंक्शन है इनका, तो ये वाले प्रोटीन्स कौन बनाता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक पे बैठा हुआ राइबोसोम।